डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वीवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑसिलेशन का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और प्रीवियस वीडियो में उसका लेक्चर नंबर 1 हमने जो है वो आपके साथ शेयर किया और लेक्चर नंबर 1 का वीडियो जो है वो हमने अपलोड किया। और लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने जो ऑसिलेशन है उसमें जो है वो आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके बारे में आपको बताया और उसमें हुक्स लॉ जो है उसको स्टडी किया। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से वो वीडियो लाजमी आप देख लें। इसी तरह से आप सर्च इंजन में भी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 फाइव इन्फो लिखकर वो वीडियो सर्च करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ऑसिलेशन का ही चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसका लेक्चर नंबर 2 जो है उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें जो है जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो आपको बताएंगे। इसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेशनल मोशन जो है हमारे पास उसका सर्कुलर मोशन से क्या ताल्लुक है उसको भी जो है वो हम इंटर रिलेट करेंगे। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हम सर्कुलर मोशन की टर्म में भी स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन और वाइब्रेशनल मोशन जो है इन दोनों मोशन को हम इंटर रिलेट करके जो है वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं या अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं दोबारा रिकॉल करता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि बॉडी या पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। यानी कि पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में जो है वो मूव करता है। सो ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका जो है वेव बनता है और इसके वेव को हम साइनोसॉइडल वेव कहते हैं। अब जैसे कि हम अगर वेव बनाते हैं, ये हमने अगर वेव बनाया है यहाँ पे, तो ये साइनोसॉइडल वेव जो है वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जो है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, वो इस तरह से जो है उसका वेव होता है। अब जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ये जो है हमें बताता है कि वाइब्रेशनल मोशन के अंदर जब भी बॉडी जो है वो मूव करेगी मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट तक, यानी कि ये अगर मीन पोजीशन है, यहां से बॉडी जो है वो मूव करेगी किसी भी इंस्टेंट पर जो है जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब चाहे वो पॉइंट ये हो, ये हो, ये हो या फिर ये हो, कोई सा भी पॉइंट हो, इस जो है वो साइकिल के अंदर ये जो पॉइंट है ये डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट है, इसमें कोई भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। हाँ, जो हमारे पास जो मीन पॉइंट है, जैसे कि ये जो है ये हमारे पास मीन पॉइंट है, ये जो है ये मीन पॉइंट है, ये मीन पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है ये 0 होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होता है स्टूडेंट ये मैक्सिमम होता है एट मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा ये मैक्सिमम होगा। और अगर जो है हम इस डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, नेगेटिव मोशन में देखते हैं, तो यहां पर जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यहां पे हमारे पास होगा। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं यहां पर जो है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको जो है हम लिख लेते हैं कि
इन वाइब्रेशनल मोशन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मीन पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब यहां पर हम आगे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस मीन पोजीशन पर जो है ये 0 होगा, और यहां पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इस पर ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है ये मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसके अलावा कहीं भी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब हम स्टूडेंट्स एक और टर्मिनोलॉजी इसकी देखते हैं जो कि हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स हमारे पास होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसी भी वाइब्रेशनल मोशन के अंदर जो है वो वाइब्रेशनल बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। अगर हम सिंपल पेंडुलम के सिस्टम में अगर देखें तो मीन पोजीशन से जो है वो किसी मैक्सिमम हाइट तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। और इसी तरह से अगर हम मास अटैच टू स्प्रिंग के सिस्टम के अंदर देखें तो जो मैक्सिमम जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है मास का, स्प्रिंग के जरिए जो मास अटैच है उसका, तो वो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस, ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो अब एक और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो कि वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की हम बात करते हैं, वाइब्रेशन किसी भी वाइब्रेशनल मोशन के अंदर जो बॉडी जो है वो वाइब्रेट करेगी, एक राउंड टिप कंप्लीट करेगी, तो वो जो राउंड टिप जो बॉडी ने कंप्लीट किया है किसी भी वाइब्रेशनल मोशन के अंदर उसको जो है वो उस बॉडी की वाइब्रेशन कहेंगे। सो स्टूडेंट्स किसी आइदर एक्सट्रीम पॉइंट से जो एक राउंड कंप्लीट करेगी बॉडी या पार्टिकल जो है एक राउंड कंप्लीट करेगा उसको हम वाइब्रेशन कहेंगे। सो जब बॉडी या पार्टिकल एक एक्सट्रीम पॉइंट या फिर पोजीशन से स्टार्ट होके मीन पोजीशन से होकर फिर दोबारा जो है वो अपनी उसी जो है वो इनिशियल पोजीशन पर जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहां तक पहुंचेगा, इसको जो है वो वाइब्रेशन कहें। हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। स्टूडेंट्स ये टाइम जो एक्चुअल जो टाइम होता है उससे डिफरेंट है। एक हमारे पास नॉर्मल टाइम होता है जो है वो किसी भी क्वांटिटी के होने का जो टाइम होता है उससे ये बिल्कुल अलग है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल मोशन की, तो वाइब्रेशनल मोशन के अंदर जब बॉडी एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगी मैक्सिमम पोजीशन मैक्सिमम पॉइंट से लेकर जो है वो अदर मैक्सिमम पॉइंट से होती हुई फिर दोबारा अपने उसी एक्चुअल जो है वो पॉइंट पर जब पहुंचेगी तो इसमें जितना वक्त लगेगा इसको टाइम पीरियड कहेंगे। और दूसरे अल्फाजों में जब भी एक बॉडी जो है वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन करेगी, बॉडी जो है वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन जो करेगी, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में उसको जितना वक्त लगेगा उसको जो है वो टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड स्टूडेंट्स इसका यूनिट भी होता है, तो एसआई यूनिट इसका होगा सेकंड। एसआई यूनिट इसका सेकंड ही होगा, जैसे कि सेकंड हमारे पास टाइम का होता है इसका भी सेकंड ही होगा। और स्टूडेंट्स ये इसको हम टी से डिनोट कराएंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी से इसको हम डिनोट कराएंगे। अब फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन होगी इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे और भी यूनिट है इसके, पर सेकेंड भी इसका ही यूनिट है और साइकिल पर सेकेंड भी इसका यूनिट है। साइकिल पर सेकेंड भी हो सकता है और पर सेकेंड भी हो सकता है।
और स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी जो है ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का। इसी तरह से इसकी डायमेंशन भी होती है। तो अगर इसकी डायमेंशन हम देखें तो डायमेंशन इसकी बनेगी m नॉट l नॉट और t-1, ये इसकी डायमेंशन बन जाती है। सो ये जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी तो हमने पढ़ लिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है एंगुलर का मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में हो, रोटेशनल मोशन के अंदर हो। तो रोटेशनल मोशन में जितने रोटेशन होंगे बॉडी के 1 सेकंड के अंदर, वो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फर्क ये है, यहां पर हमने वाइब्रेशन पढ़ा कि 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी बॉडी की, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी। यहां पे हमारे पास होगा रोटेशन, जितनी रोटेशन होगी 1 सेकंड में या किसी यूनिट टाइम के अंदर, वो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। सो डिनोटेड बाय ओमेगा। स्टूडेंट्स ओमेगा से हम इसको डिनोट कराएंगे। और अब यहां पे हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास, तो पहले इसका यूनिट लिख लेते हैं। एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। आगे देखते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो स्टूडेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है और ये हमारे पास बराबर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जितना जो है वो बॉडी ने रोटेशन में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है, उसको हम उसके टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर लेट सपोज हमारे पास, क्योंकि हम नंबर ऑफ रोटेशंस की बात कर रहे हैं, तो रोटेशन के अंदर एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है उसमें 360 डिग्री जो है वो एंगल होते हैं। और अगर हम उसको रेडियन की टर्म में देखें तो वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 360 डिग्री और 1 रेवोल्यूशन जो होता है रोटेशनल मोशन में, ये 2 पाई के बराबर होता है। तो यहां पर जो है वो हम एंगल की जगह लिखेंगे 2 पाई और टाइम की जगह हम कैपिटल टी लिखेंगे, क्योंकि हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में हम जो है वो टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड की बात करते हैं। इसी तरह से वाइब्रेशनल मोशन में भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ये हम इस तरह से लिख देंगे और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। इस तरह क्यों लिख सकते हैं? हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है तो उसकी जगह हम ये पुट कर दिया। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की हो। अब हम थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बन सकती है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको आप UCM एंड SHM भी कह सकते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि हमने आपको स्टार्ट में बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी जो है वो मूव कर रही होगी और जो UCM जो है वो परफॉर्म कर रही होगी बॉडी, वो एग्जीक्यूट करेगी SHM को, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। तो ये जो है हम समझते हैं इसको। तो यहाँ पर लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक टर्न टेबल है। अब आप समझे कि एक टर्न टेबल के अंदर जो है लेट्स सपोज ये एक बॉल है। ये बॉल जो है ये सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रही है। तो इसका हम प्रोजेक्शन बनाते हैं टर्न टेबल में नीचे की तरफ।
ये इसका प्रोजेक्शन है, जो इस बॉल का जो प्रोजेक्शन है ये यहां पर आपको दिखेगा। अब ये बॉल जिस पॉइंट पर भी जाती है उस पॉइंट पर इसका प्रोजेक्शन बच जाता है यहां पर, और हम यहां पर इसको देखते हैं कि इस जगह पर जो इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, ये प्रोजेक्शन में जो इसका मोशन है ये एस एच एम है। अब हमने जो है वो बॉल को जब स्टार्ट करवाना है, जब हम बॉल को स्टार्ट करवाएंगे मूव करवाना, तो हर पॉइंट पर जो है वो इसका शेडो बनेगा। फिर ये बॉल क्या होगी, मीन पॉइंट पर आएगी, मीन पॉइंट पर फिर ये होकर आगे की तरफ जाएगी और ये अदर एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचेगी। उसके बाद ये फिर दोबारा अदर एक्सट्रीम पॉइंट से होती हुई, ये दोबारा यहां से होती हुई फिर दोबारा अपने पॉइंट पर आ जाएगी जहां से ये स्टार्ट हुई थी। तो ये कंप्लीट इसका एक रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है, कि जो यहां पर इसके शेडो में अगर हम देखें तो ये बॉल बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती है, बिल्कुल इसी तरह से ये बॉल जो है वो इस एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हुई है और अदर एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंची है और वहां से होती हुई दोबारा अपनी ही पॉइंट पर आ गई है। तो इस तरह से इसके प्रोजेक्शन जो है, इसके प्रोजेक्शन ने, या जो है वो बॉल जो है टर्न टेबल में, इसके प्रोजेक्शन ने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट किया है। और यही हमारे आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स, जब हमें पता चल गया कि ये बॉल जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है या इसको परफॉर्म कर रही है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेक करते हैं कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एसएचएम से मैच कर रहा है या नहीं। तो फिर हम वो भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका चेक करते हैं। उसके बाद जो है फिर हम क्या करते हैं कि इसके डिफरेंट पैरामीटर्स की इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड और फेज जो है, इसकी भी हम इक्वेशन बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि बॉल जो है ये जो है वो टर्न टेबल में मूव की, और पी पॉइंट पे अगर ये बॉल आती है तो यहाँ पे हम इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने जो है वो वेव फॉर्म जो है हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे कि हम जानते हैं कि साइनोसॉइडल वेव जो है ये बनाती है, साइन वेव जो है ये बनती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो यहाँ पर भी जो है वो साइन वेव बननी चाहिए। तो यहाँ से टी, जहां पर टाइम जो है हमारे पास 0 है, इस पॉइंट से जो है वो हमने इसको स्टार्ट करना है और फिर इसका जो है वो हमने वेव फॉर्म देखना है। तो जब बॉल को हमने यहाँ से स्टार्ट कराया, यहाँ पे हम लेके आए, तो ये जो वेव है ये जहां पर टाइम 0 था और डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, यहां से ये स्टार्ट हुई, यानी कि ये इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये इसका जो है वो मीन पॉइंट भी आप कह सकते हैं कि यहां से ये स्टार्ट हुई और एक एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंची। जब ये बॉल यहां पर आएगी इस जगह पर, तो इसका मतलब ये है कि ये एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंच गई है और जो है यहां पर जो है ये जो है वो एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने अटेन किया है। तो यहां पर पहुंचने पर जो इसका टाइम होगा वो होगा टी डिवाइडेड बाय 4, यानी कि अगर हम इसको टाइम पीरियड की टर्म में देखें तो टी बाय 4 जो है इसका टाइम होगा इस बॉल का। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसके बाद जो है स्टूडेंट्स ये बॉल यहां से फिर दोबारा यहां पे आती है, अदर पॉइंट पर यहां पे आती है। तो फिर क्या होता है, इसने अपना हाफ रोटेशन एक कंप्लीट कर लिया। जब बॉडी हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है तो यहां से अगर हम वेव फॉर्म में देखें तो ये वेव फॉर्म में ये बॉडी यहां तक आएगी, इस पॉइंट तक आ जाएगी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो है बॉल ने जो है हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, तो जो इसका साइकिल बना ये हाफ साइकिल बन गया, और यहां पर जितना इसको टाइम लगा ये जो है वो हाफ टाइम पीरियड हो गया। ये वेव का हाफ टाइम पीरियड हो गया। इसको हम टी डिवाइडेड बाय 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा या हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन जो है एम्पलीट्यूड को या फिर
डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद फिर ये बॉल दोबारा इस पॉइंट पर आएगी, यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट पे जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वहां पर जो हमारे पास टाइम होगा, ये टाइम जो है ये बराबर हो जाएगा 3t/4, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा उसका थर्ड फोर्थ जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड बनेगा यहाँ पे इस पॉइंट पर आके। उसके बाद फिर ये बॉल दोबारा अपनी पॉइंट पे आएगी जहां से ये स्टार्ट हुई थी, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये आ जाएगी। तो फिर ये साइकिल यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जितना इसको टाइम लगा ये हमारे पास पूरा एक कंप्लीट टाइम पीरियड कहलाएगा। ये कंप्लीट एक साइकिल हो गया इस बॉल की वाइब्रेशन का या इसकी जो है वो रोटेशन का। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो रोटेशन है इस बॉल की, इसने जो है वो एग्जीक्यूट किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो स्टूडेंट यहां से हमें पता चला कि जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो भी यूसीएम जो है वो ओबे कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ओबे कर रहा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर जो है ये इनिशियल पॉइंट के ऊपर इस वक्त ये पार्टिकल है। जब ये पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो वेलोसिटी होगी ये टेंजेंट होगी सर्किल के, और जो एक्सेलरेशन होगा ये सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। इसको हम रेडियल सर्कुलर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। और एपी से हमने इसको रिप्रेजेंट कराया है, जबकि वेलोसिटी जो है उसको वीपी से हमने रिप्रेजेंट कराया है। तो यहाँ पर जिस तरह से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे पास बराबर होता है v = r ओमेगा, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो अब हमने क्या करना है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वीपी यानी कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसको जो है वो वीपी से रिप्रेजेंट कराया गया, ये बराबर है आर ओमेगा के। अब हमने चूंकि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल को एपी से हम रिप्रेजेंट कराएंगे, ये बराबर है v²/r। जैसे कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, सेम उसी की टर्म में हम ये बनाएंगे। फिर उसके बाद आगे चल के स्टूडेंट्स हम इसका जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन का भी एक्सेलरेशन बनाएंगे और प्रोजेक्शन की भी वेलोसिटी बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा ये बराबर हो जाएगा v²/r के, और फिर क्या होगा कि यहां से v हमें पता है, v हमारे पास ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो कि बराबर होती है r ओमेगा स्क्वायर के, यहाँ पे हमने शो करा दिया है। तो अब स्क्वायर दे देंगे दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ r और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर के। ये स्टूडेंट्स वो एक्सेलरेशन है हमारे पास जो इस पार्टिकल पी पॉइंट पर पार्टिकल जब पहुंचा है, तो ये वो एक्सेलरेशन है। आगे हम चलकर इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो एक्सेलरेशन भी हम आगे चलकर कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये इस पार्टिकल का है जो पी पॉइंट पर जो है वो मौजूद है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो स्टूडेंट्स ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो है वो मेन कॉन्सेप्ट, और इसको हमने किस तरह से इंटर रिलेट किया, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया हो। अब स्टूडेंट्स जो आने वाले टॉपिक होंगे उसमें हम यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसकी हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो फेज होता है वो क्या होता है और फेज किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।